देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन किया। इस बंद के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और उत्पात की खबरें भी आई। बिहार में भी कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। हाथों में डंडा लेकर नारे लगाती भीड़, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते लोग और जाम से परेशान होती पब्लिक। ऐसी तस्वीरें देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी जगह जगह देखने को मिली। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के दौरान बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ। बिहार की बात करें तो दरभंगा, मोतिहारी, पटना, आरा, पूर्णिया, शेखपुरा और जहानाबाद जैसे कमोबेश सभी शहरों में बंद को लेकर प्रदर्शन हुए। बीएसपी और भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करते दिखे, तो कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम सहित कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। लाठी चार्ज करके अब पुलिस ले जा रही है। दलितों को बलात्कार किया जाता, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है। मगर दलित शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो दलितों पे लाठी चार्ज किया जाता है। यही बिहार की सरकार है। भारत बंद के दौरान कई जगहों पर बंद समर्थकों ने उत्पात किया। गोपालगंज में बंद समर्थकों के बीच स्कूल की बस फंस गई। प्रदर्शनकारियों ने बस में बैठे बच्चों की भी परवाह नहीं की और बस के शीशे तोड़ डाले। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और बैरिकेडिंग को तोड़ डाला, जिसके बाद पुलिस ने बंद समर्थकों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। बंद का कितना असर हुआ, बंद असरदार रहा या बेअसर, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बंद की वजह से आम आदमी को जरूर परेशानी उठानी पड़ी। वैसे आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसे लागू करने से केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांका में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांका जिले के अमरपुर में प्रदर्शन के दौरान पहले सड़क को जाम कर दिया गया और फिर जबरन दुकान को भी बंद कराने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पूरा माहौल बिगड़ गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को शहर के बाहर खदेड़ दिया है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन की टीम कैंप कर रही है। मोतिहारी में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारी डीएसपी से भिड़ गए, जिसके बाद डीएसपी ने उन्हें कानून का पाठ पढ़ा दिया। अरेराज डीएसपी रंजन कुमार जब प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवी डीएसपी को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगे। डीएसपी ने उनकी क्लास लगा दी और कानून के दायरे में प्रदर्शन करने की अपील की। मेरा काम है पब्लिक का प्रायोरिटी देखना। आप जाम किए, आप अपना देखिए। तो आप में ही आवेदन दिए, कोई आके भी कुछ बात यही चीजें सिखाना चाहते हैं। जिसके लिए लड़ रहे हैं उसका फ्यूचर तो आप देख नहीं रहे। जिसके लिए लड़ रहे हैं, बाल बच्चे के लिए ना लड़ता, हमरो बाप हमरे लिए ना लड़ेगा जी। तो जिसके लिए लड़ रहे हैं उसका आप फ्यूचर जान नहीं रहे, बस तो 5 तिरंगा खाए हुए हैं।
सर आप कानून का ज्यादा बोल, मेरे से ज्यादा कानून जानते हैं क्या? हम ऐसे ही पढ़ गए, मेडिकल वाले को हम लोग हम धमकी सुनने वाला ना पदाधिकारी है ना हमको बर्दाश्त है। हम आपको उतना ही कोऑपरेट करेंगे जितना आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिएगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आप भी बिगड़ जाइएगा। बढ़ते आगे, नीतीश कैबिनेट की बैठक में पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में बांटने का बड़ा फैसला लिया गया है। पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। अब खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए कुल 33 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। सरकारी योजनाओं के लिए सोशल रजिस्टर नंबर लेना होगा। नगर निगम कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ मिलेगा। साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाने के साथ कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण एजेंडा है, पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपए लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा। और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से पटना का सदर अंचल काफी बड़ा है और नीतीश सरकार ने आज एक अहम फैसला लेते हुए सदर अंचल को, जो पटना में पड़ता है, उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया है। अब सदर अंचल जिन 4 भागों में बांटा गया है उसके तहत पटना सदर अंचल तो रहेगा ही, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल का सृजन किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। मौजूदा समय में पटना सदर जो अंचल है उसके अंतर्गत 2 अनुमंडल है, पटना सदर अनुमंडल एवं पटना सिटी अनुमंडल तथा 34 पुलिस थाना क्षेत्र है। राजस्व कार्यों में काफी कठिनाई होती थी, आम लोग काफी परेशान रहते थे। ऐसे में सरकार ने लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के हिसाब से प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के मकसद से यह फैसला लिया और पटना प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बगैर पटना सदर अंचल को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रस्तावित पटना सदर अंचल के 4 नए अंचल होंगे पटना और इसमें जो भू राजस्व संबंधी कार्य है, विकास का कार्य है, चिकित्सा, न्यायालय, शिक्षा एवं समस्त सरकारी कार्यों के निष्पादन में काफी सहूलियत होगी ऐसा माना जा रहा है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विधि व्यवस्था और अन्य कार्यों के पर्यवेक्षण में सुविधा मिलेगी। इसके लिए अलग अलग जो अंचल होंगे उसमें अलग अलग थाने जो हैं उनको विभाजित किया गया। तो निश्चित तौर पर इसका अंतिम उद्देश्य जो है वो कहीं न कहीं आम लोगों को फायदा पहुंचाना है और निश्चित तौर पर सरकार का यह फैसला आम लोगों के हित में एक बेहतर कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में राज्यसभा की 2 खाली सीट पर एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर लिया है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने बिहार विधानसभा में अपना पर्चा भरा। दोनों ही उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद है। बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मनन कुमार मिश्रा ने पर्चा भरा।
दोनों ने आयोग के निर्वाची अधिकारी और विधानसभा सचिव को अपना अपना नामांकन पत्र सौंपा। नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद एनडीए नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा किया। शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये जो निर्णय लिया है कुछ सोच समझ के लिया है और इसका भरपूर फायदा आगामी विधानसभा चुनावों में, उपचुनाव में पार्टी को मिलेगा, ये निश्चित है। आपको बता दें कि आरजेडी की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दोनों सीट खाली हुई है, जिस पर नामांकन किया जा रहा है। 27 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तारीख है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। अभी तक विपक्ष की ओर से किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र के निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली के हाजीपुर में वार्ड पार्षद और आरजेडी नेता पंकज राय के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया है। तेजस्वी यादव हाजीपुर के दिग्घी लाल पोखर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। कल वार्ड पार्षद पंकज राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। तेजस्वी यादव ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या हुई है, हम लोगों की मांग है कि जो लोग भी दोषी हैं, गुनहगार हैं, जो मुख्य लोग हैं, चाहे जेल के अंदर बैठ करके रणनीति बना रहे हों या जेल के बाहर हों, उन सब पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और परिवार के लोगों को सुरक्षा जो है वो मुहैया जो है वो करवाया जाए। और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है गृह मंत्री भी हैं, उनके पास डिपार्टमेंट भी है, पुलिस महकमा है, लेकिन लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। 22 अगस्त को मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार कल मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी वो जायजा ले सकते हैं, जिसमें खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग के निर्माण और नए थाने का निर्माण शामिल है। सीएम कई थानों के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण कर सकते हैं और इसको लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारी की जा रही है। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निर्माणाधीन तुर्की थाना के भवन और मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। अभी हम लोगों के 3 थाने ऐसे हैं जो 100% बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक SC/ST थाने का बिल्डिंग है, इसके अलावा एक हत्ता थाने का बिल्डिंग है और एक जजुआर थाने का बिल्डिंग है, जिसमें जजुआर थाना अभी शिफ्ट भी कर चुका है। इसके अलावा हम लोगों के 7 ऐसे और बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है और उनका निर्माण कार्य भी अभी प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के लगभग 5-6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि चक्की सुहागपुर थाने का भवन है, इसके अलावा कच्ची पक्की थाने का भवन है, तो बहुत सारा निर्माण कार्य बताया जा रहा है कि सीएम आकर इन सभी चीजों का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। ऐसा ही संभावित कार्यक्रम है। अभी राइटिंग हम लोगों को नहीं आया, लेकिन हम लोग उसी आलोक में आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कार्य की प्रगति है उसको हम डीएम साहब देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में कई पुलिस भवन का जो है वो निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमें तुर्की थाना के लिए जो भवन का निर्माण किया जा रहा है इसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। और सीएम नीतीश के संभावित यात्रा को लेकर, उनके संभावित दौरे को लेकर जो है यहाँ के पूरे प्रशासनिक अधिकारी जो है वह लगे हुए हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं
जो जिले के तमाम बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, सिटी एसपी या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इन तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आ सकते हैं। जिले में पुलिस भवन, कई भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, कई थाना का जो भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसे में कई शिलान्यास के उद्घाटन और कई निरीक्षण जो है वह किए जा सकते हैं और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ ही साथ जो पटना मुजफ्फरपुर हाईवे है उस पे जो 4 लेन बना है, बाईपास 4 लेन, उसका भी निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वह दिन रात तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां जहां नीतीश कुमार का आगमन हो सकता है। खासकर बताया जा रहा है कि तुर्की में इस जगह पर नीतीश कुमार आएंगे कुछ समय के लिए और इसका निरीक्षण करेंगे और इसके लिए देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। हालांकि अब तक इसको लेकर लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीएम की संभावित यात्रा को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के माइकल जॉन सभागार में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और जेडीयू नेता सरयू राय भी इस समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जितने वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी, इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वे 2 गुना वोटों से जीत हासिल करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए परचम लहराएगा। क्योंकि सरयू राय जी का हमारे पार्टी में आगमन हुआ है और मैं समझता हूं कि इनका जमशेदपुर की धरती में जनता दल यूनाइटेड का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग पूरी ताकत से सरयू राय जी के पीछे खड़े हैं और सरयू राय जी जितने वोट से निर्दलीय में जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का संकल्प हम लोग लेकर के आज जा रहे हैं कि पूरी ताकत से, क्योंकि नेता ने आग्रह करके इनको बुलाया है। इसलिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि पूरी ताकत से सरयू राय जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जब हम निर्दलीय थे तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र थे। एक दल के साथ हैं तो हर दल का एक अनुशासन होता है और अनुशासन यही कहता है कि जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा। बिहार में पानी से तबाही अभी भी जारी है। भागलपुर के नवगछिया में बांध टूटने से लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। कई लोगों के घर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कई नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद मुसीबत बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश और गंगा, कोसी सहित तमाम नदियों में आए उफान से बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। नए इलाकों में भी अब पानी फैलने लगा है। भागलपुर की नौगछिया बिंद टोली में बांध टूटने से लोगों के आशियाने बह गए और जिन लोगों के घर बच गए वो अब अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव के निर्देश दिए। चारों तरफ पानी से घिरे लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ है और राहत सिर्फ इतनी कि एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है। रास्ता का कोई साधन नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं उच्च स्थान जहाँ की रहने के शरण है। कितना खर्च किए थे घर बनाने में? घर बनाने में 80,000 खर्चा किए थे ये घर और कुछ का, और अब तोड़ रहे हैं अपने हाथों से। अपना हाथों जे बचलो तर जे गंगा में गेले कटिक चल ले गए, जो बचा है उसको बचा रहे, वही बचा रहे हैं। पूर्णिया के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। रुपौली प्रखंड के कोयली, सिमरा और कोसकीपुर गांव में हजारों की आबादी बाढ़ के बीच फंसी हुई है। पीने के पानी और खाने के लिए सूखा राशन की आस लगाए लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। जिस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद नाव खेवते हुए प्रभावित इलाके में पहुंच गए और बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। सरकार की तरफ से कोई जस्टिस नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सिमरा से लेकर के कुर्सेला इलाका, रुपौली और पूरा लालगंज तक, मोहनपुर से चले जाइए, आप पूरा डुमरी इलाके से लेकर कोसकीपुर से लेकर छोटी बड़ी, मैं कल एक एक गांव गए, एक एक गांव मोहनपुर तक लालगंज हमको छूट गया, लास्ट में चूंकि 1 बज गया।
लखीसराय में गंगा की सहायक नदी क्यूल और हरुहर नदी के जलस्तर में कमी आई है, जिसके बाद पेपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। बाढ़ का पानी घटने के बाद आपदा विभाग और फ्लड कंट्रोल की टीम इलाके का जायजा लेती नजर आई और फसल क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रभारी पदाधिकारी जो आपदा प्रबंधन के हैं, उनके साथ इंजीनियरों की टीम जो फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड थे, वो लोग सब लोग जाकर के देखे तो एक गांव कुछ प्रभावित हुआ था, 2 गांव बल्कि, लेकिन पानी रिसीड करने लगा तुरंत ही और अभी वो स्थिति नहीं है। खेतों में कहीं कहीं पानी है, बट घर में अभी पानी नहीं है और पानी धीरे धीरे घट ही रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है, तो कहीं पानी उतरने के बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। जरूरत है इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम की, ताकि लोगों की जमीन और जिंदगी दोनों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर सोनपुर से बता दें, जहां IDBI बैंक में 19,50,000 की लूट हो गई। गोला बाजार शाखा में लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक के 17 लाख और ग्राहक से 2.5 लाख रुपए की लूट की है। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में 3 अपराधी बैंक में घुसते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि बैंक का गार्ड अपराधियों से कोई रोक टोक नहीं कर रहा। एसपी के अनुसार दरवाजे पर गार्ड बैठा हुआ था, उसने हेलमेट और मास्क वाले लोगों को रोका टोका नहीं, बल्कि तुरंत अपना बंदूक भी दे दिया। बाहर आकर शोर भी नहीं मचाया, ना ही कोई विरोध किया। पुलिस गार्ड को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 19 लाख से ज़्यादा का पैसा इसमें जाने की बात की गई। 3 आदमी थे जिनको पहचान किया जा रहा है, जिन्होंने हेलमेट और मास्क लगा के रखा हुआ था। एक मोटरसाइकिल से उनके आने और जाने की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। अभी यहाँ पर FSL की टीम आ चुकी है, हम लोग इसमें निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे जिले की नाकाबंदी कर दी गई है। बहुत जल्दी इसमें जो शामिल है अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और बैंक के गार्ड को भी हिरासत मिल जाएगी। बैंक के गार्ड को भी पूछताछ के लिए संदेह के आधार पर हम लोगों ने भी पूछताछ के लिए रखा है उसको। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।